नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे लोकप्रिय बन गए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल की बढ़ी लोकप्रियता। देश के टॉप 10 सीएम की लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम। लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कामकाज के आधार पर किया गया सर्वे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में पहला स्थान। देश में जारी कोरोना संकट के बीच एक एजेंसी ने नेताओं की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के कामकाज से जनता की संतुष्टि पर सर्वे किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल का नाम टॉप 10 की सूची में दूसरे पायदान पर है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थान पहला है। उनकी लोकप्रियता रेटिंग 81.06% है। कोरोना काल में तमाम कठिनाइयों के बीच सीएम भूपेश बघेल एक योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की चिंता की। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों को कोई परेशानी न हो, उनकी हर तरीके से मदद की। खाने पीने से लेकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की। हर स्थिति की दिन रात मॉनिटरिंग करते रहे। देश भर में फंसे राज्य के 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को सकुशल उनके गृह जिला पहुंचाने का काम किया। यही वजह है कि चाहे सत्ता हो या संगठन, सीएम की सभी तरफ तारीफें हो रही हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर जो किया वो इतिहास है। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। प्रवासी मजदूरों के लिए पूरे देश की बात आई, वो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने सब किसानों के खाते में पैसा भेजना शुरू किया। में किसानों की कर्ज माफी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं और उसके परिणाम स्वरूप जहां पूरे देश में मंदी है, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार देखने को मिला है। भूपेश बघेल जी की नीतियां गरीब समर्थक, व्यापारी समर्थक, किसान समर्थक, मजदूर समर्थक है और समाज के हर वर्ग का समर्थन कांग्रेस सरकार को और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को मिल रहा है और यही इस सर्वे में परिलक्षित है। सीएम भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से यह साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ खुशहाली की राह पर है और छत्तीसगढ़ पर चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, उसे आसानी से पार किया जा सकता है। इन तमाम बातों के बाद भी सीएम भूपेश बघेल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जताया है हमने, संकट की हर घड़ी तेरा साथ निभाया है हमने। तेरे हर विश्वास पर खरा उतरूंगा मैं, क्योंकि तूने विश्वास मुझ पर जताया है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर से ताजा खबर यह है कि प्रदेश के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। उद्योगों के संचालन में कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन हो, ऐसा कहा। उद्योगपतियों से चर्चा कर उद्योगों की समस्याएं जानी, समाधान के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब बनने से सरकार को राजस्व मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए गए। और अब बात मजदूरों की। बेंगलुरु और हैदराबाद में फंसे छत्तीसगढ़ के 274 मजदूरों को स्पेशल फ्लाइट से रायपुर लाया जाएगा। लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के सहयोग से इन मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छात्रों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के गृह जिले के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं।
इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 5 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। 6 जून को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बैठक लेंगे और 7 जून को समन्वय समिति की बैठक लेंगे। तो बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 5 जून को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 6 जून को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बैठक लेंगे, 7 जून को समन्वय समिति की बैठक में भाग लेंगे। इधर धान के समर्थन मूल्य पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में 53 रुपए की वृद्धि पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी हमला बोला। चौबे ने कहा कि रमन सिंह किसानों से किए वादे से मुकर गए और अब उन्हें ये सब याद भी नहीं। वहीं रमन सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए 13,600 करोड़ बोनस देने का काम किया। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य भर में विरोध करने की रणनीति बना रही है। किसानों की मेहनत, खुद की मेहनत को अलग करके लागत पर 50% लाभ की बात कर रही है। ये बेहद गलत है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, ये बात अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। सिर्फ 53 रुपए वृद्धि करने का कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस मांग करती है कि धान का अब समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने पत्रकार वार्ता की। इसके बाद कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा करके तय करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अब बात कोरोना की। कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी जरूरी है। ऐसे तमाम नियम हैं जिसे अब अनपढ़ लोग भी समझने लगे हैं और मानने भी लगे हैं। लेकिन राजनांदगांव में तो हद ही हो गई। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, कैंपस के हॉस्टल की है, जहां जूनियर डॉक्टरों ने रात में डीजे के साथ शराब, पार्टी और चिकन की दावत उड़ाई। दूसरी तस्वीर यहां से थोड़ी ही दूर स्थित कोविड अस्पताल बनाए मेडिकल वाले डॉक्टरों ने ही तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू है और लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी है। वहीं धरती के भगवान यानी डॉक्टरों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, टीवी स्क्रीन पर जो नजारे आप देख रहे हैं वो राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल की है, जहां कोरोना अस्पताल बनाया गया है और उसी अस्पताल के कैंपस में हॉस्टल की छत पर जूनियर डॉक्टरों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई और तेज म्यूजिक के साथ शराब और चिकन पार्टी की। जबकि कोरोना अस्पताल और हॉस्टल की दूरी महज 200 मीटर की है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छत से शराब की बोतलें जब्त की, जबकि डीन ने जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए। और वो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और वो ऑलरेडी उनकी पोस्टिंग पेरीफेरी में हो चुकी है डीएचएस के थ्रू। वो वहाँ जा रहे हैं, उनको रिलीव कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर। खबर बेमित्रा से, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात सामने आई। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा पहुंचे हैं। कोतवाली थाना आलाधिकारियों को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दुष्कर्म के बाद बच्ची को रास्ते में फेंककर बदमाश भाग गए थे। तो बड़ी खबर बेमित्रा से, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला है और दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा कोतवाली थाना पहुंचे हैं। आला अधिकारियों को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार दबाव बना रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गृह मंत्री ने भी एसपी से बातचीत की है। दुष्कर्म के बाद बच्ची को रास्ते में फेंककर बदमाश फरार हो गए थे। बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, वो बच्ची ने बताया। उसका अभी इलाज चल रहा है। बच्ची सुरक्षित है और जो आरोपी अज्ञात ट्रक ड्राइवर का। तो दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा कोतवाली थाना पहुंचे हैं। आला अधिकारियों को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
गृह मंत्री ने भी एसपी से बातचीत की है, यानी जो पूरा मामला है नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का, अब गृह मंत्री जो प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं उन तक पहुंच चुका है, जिले के जो मुखिया हैं उन तक पहुंच चुका है, एसपी भी बातचीत कर रहे हैं और दुर्ग रेंज के आईजी भी एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अब आला अधिकारियों को जल्द आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। दुष्कर्म के बाद बच्ची को रास्ते में फेंक कर बदमाश भाग गए थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बेमित्रा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो कोतवाली थाने के पुलिस अधिकारी हैं वो इस पर कुछ नहीं कर रहे थे। गृह मंत्री को एसपी से बातचीत करनी पड़ती है। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा कोतवाली थाने पहुंचते हैं और अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोमल जुड़े हैं। कोमल, ये जो वाकया है, ये जो वारदात है नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का, कब का है और पुलिस इसमें क्या कर रही है? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए कमरुद्दीन, आज सुबह तकरीबन 5 बजे बच्ची को जब ये आरोपी छोड़ के गए हैं तब पुलिस के बारे में मामले में जानकारी लगी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे तक तो परिजन जब सोए हुए थे तब बच्ची साथ में थी। उसके बाद की ये घटना है। बच्ची जो ये बता रही है कि कोई ट्रक वाला था जो इसे वहां से उठा करके लेके गया था और आखिरी टाइम में वो जो ट्रक के केबिन में इस बच्ची को रखा हुआ था। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को सारा कुछ मालूम है कि कितने बजे लेके गए हैं, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, सारा कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होना इनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री आईजी तो ये मान के चलिए तमाम मशीनरी को लगा दिया है, उसके बावजूद भी पुलिस का एक भी पग अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये उनके कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़ा करता है। वही जिस तरह से मासूम के साथ हैवानियत की गई है वो भी ये दर्शाता है कि आजकल अपराधों की किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली होने लगी। वहीं कुछ जो करीबी है उन पर भी सवाल इसमें पुलिस संदेह के घेरे में ले रही है। पुलिस के कहना है कि अभी वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और कॉल डिटेल के जरिए इस आरोपियों के बारे में सुराग तलाश करने की कोशिश कर रही है। जी कमरुद्दीन। चलिए कोमल सिंह राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद पुलिस ने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई और गृह मंत्री से लेकर एसपी को दखल देना पड़ता है। आईजी रेंज खुद कोतवाली थाने पहुंचते हैं और अब दबाव बन रहा है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबर कांकेर से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिली है। जी हां, 5 किलो के आईडी समेत नक्सली सामग्री बरामद हुई है। जवानों ने मुठभेड़ के बाद पीठ दिखाकर भागे नक्सली। जी हां, जवानों को पीठ दिखाकर नक्सली भागे हैं। छिंद खड़क के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। 5 किलो के आईडी बॉम्ब बरामद हुए हैं। नक्सली सामग्री भी बरामद हुए हैं। जवानों से मुठभेड़ के बाद पीठ दिखाकर नक्सली भागे हैं। लाल आतंक के गढ़ यानी बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन बारिश में भी लगातार जारी रहेगा। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार ऑपरेशन को किसी तरह का नाम नहीं दिया जा रहा। उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों से बस्तर में एक सफल रणनीति के तहत एक के बाद एक सफल ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। बाते हुए हम लोग लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित करके रखा। इसमें काफ़ी अच्छा परिणाम भी हमको मिला विगत वर्षों में और आने वाला समय में भी हम उसी दृष्टि से जो इलाका में डोमिनेशन बनाए रखने के लिए, जो नक्सल गतिविधि को नियंत्रण रखने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसका समय के हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी को थोड़ा समीक्षा करते रहते, जो परिस्थिति सामने आएगी उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करेगा। और हमको विश्वास है बरसात के समय भी लगातार हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा और इस इलाके में नक्सल गतिविधि को काफी हद तक नियंत्रण में रखने में हम कामयाब होगा। और अब बात संबित पात्रा की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राजधानी की सिविल लाइन पुलिस ने नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को मौजूद होने के निर्देश जारी किए। सिविल लाइन पुलिस ने संबित पात्रा को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। इसी बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि संबित पात्रा पर
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि संबित पात्रा के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 1984 के सिख विरोधी दंगों और कांग्रेस नेताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। नोटिस जारी की गई है, 2 में उपस्थित हैं। तीसरी नोटिस को 8 तारीख को उपस्थित होने के लिए और उनके पास जो दस्तावेज वगैरह अगर उनके संदर्भ में हैं तो उसको प्रस्तुत करने के लिए। राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं उनको संयमित बोलने में, आचरण में रहना चाहिए। अपने दल के नेता को ही सर्वोपरि न माने, सभी अपने अपने दल में सर्वोपरि हैं और सम्मान करना सीखें दूसरे का। जब मैं दूसरे का सम्मान करूंगा तो सामने वाला मेरा सम्मान करेगा। तो उनने अपमानजनक टिप्पणी की, नोटिस दिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। रायपुर में निर्माणाधीन तेलघानी नाका अंडर ब्रिज का पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण किया। ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को बारिश से पहले सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। फ्लाईओवर में भवन वगैरह है 1-2 जिसका मुआवजे का प्रकरण है, कलेक्टर से मैं जाट पूछवाऊंगा कि उसका क्या क्या हुआ। अंडर ब्रिज का जो है वो 1-2 महीना अभी ये लॉकडाउन के कारण काम बंद जैसा था, काम शुरू कर दिया गया है। पर अधिकारियों को अभी मैंने निर्देश दिया है कि बारिश में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसकी तैयारी रखें, लाइट जलाने का, पानी निकालने का, सब चीज़ को। और जो काम बरसात में आराम से हो सकता है उसको करें। हमारे विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, पुराने ब्रिज में उन्होंने कुछ मरम्मत की बात कही, तो मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि तत्काल एस्टीमेट आज ही कल में बना दें और स्वीकृत कर देते हैं राशि उसकी, ताकि उसका मरम्मत किया काम किया जा सके। अभी आवागमन सुचारू रूप से चले, उसके लिए उसको तत्काल। रायपुर में ट्रैफिक सिग्नल जंप करने और हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक विभाग इसके लिए ई चालान भेजेगा, तो खबरदार अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल जंप करने की जुर्रत की। और हेलमेट जरूर आपको पहनना है, यातायात के नियमों का पालन करना होगा, लॉकडाउन का भी उल्लंघन नहीं करना होगा, नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ट्रैफिक विभाग इसके लिए सख्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आज से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आज से 378 सिटी बसों के परिचालन को हरी झंडी दे दी गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे जिलों में यात्रा करने के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। आखिरकार आज राजधानी रायपुर में सिटी बसों की शुरुआत हो गई और एक बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं शहर से, वो सिटी बसों के जरिए ही आना जाना करते थे, क्योंकि वो सहूलियत भरा भी रहता था और ऑटो इतनी दूर तक चलती नहीं है। ऐसे में लोग इंतजार करते कि कब सिटी बस शुरू हो। जो डिपो के जो प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं। 9 बस चलेगी है आज का दिन में, और हाँ पूरा शहर में, हाँ अभी रेगुलर चलेगा, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ते जाएगा। अभी स्टार्टिंग का दिन है, इसलिए 9 गाड़ी चलेगी। यात्री बिना मास्क के सिटी बसों की सवारी नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम बात करें कि जितनी भी बसें हैं उसको लगातार सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि लंबे समय से ये बस चली नहीं थी। और ये भी कहा गया है कि एक बार सवारी उतरने के बाद में दोबारा उसे सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत है, लेकिन उसके साथ ही जो लोग भी सिटी बस में सवारी करेंगे या जो इस सिटी बस को चलाएंगे, उन दोनों को ही जागरूकता और सावधानी रखना और नियम कायदे का पालन करना जरूरी है। और ये ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो सतर्कता ही बचाव है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कोरोना से जंग के बीच लगातार कोरोना मरीज ठीक भी हो रहे हैं और कोरोना को मात दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जगदलपुर और कांकेर की 2 तस्वीरें। जगदलपुर में 3 कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, वहीं कांकेर में 1 मरीज ने कोरोना को मात दी है। 3 कोरोना मरीज जगदलपुर में ठीक हुए, जबकि कांकेर में भी 1 मरीज ने कोरोना को मात दी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से 4 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अप्रैल महीने से संचालित अंबिकापुर के कोरोना अस्पताल में अब तक 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं,
जिनमें 4 मरीजों को मिलाकर कुल 8 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। टोटल यहाँ 68 मरीज लोग आए थे, 68 मरीज आए थे, जिसमें से आज 4 लोगों को डिस्चार्ज किए। इस तरह से हम लोग 8 लोगों को डिस्चार्ज कर चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मरीजों को हर संभव इलाज कोरबा में ही उपलब्ध हो, इसके लिए ESIC को विशेष कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था, जिसमें अब मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल यहां कुल 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। और बात अब करेंगे जगदलपुर की, जहां पर जगदलपुर जिले के अलग अलग जगहों पर बनाए क्वारंटीन सेंटर का बीजेपी नेताओं ने दौरा किया। कुछ सेंटरों में जो इंतजाम किए गए थे उसकी बीजेपी नेताओं ने तारीफ की, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी मिले जहां कई तरह की खामियां मिली, जिसके बारे में जिला प्रशासन से शिकायत की गई। इधर महासमुंद की बात करेंगे, जहां पर महासमुंद में प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट किया। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई। महासमुंद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शादियों पर रोक लगने की आशंका को देखते हुए रोजाना जिला मुख्यालय स्थित SDM कार्यालय में आवेदकों की भीड़ उमड़ रही है। अनुमति के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के वर-वधू दोनों ही पक्ष के लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। दरअसल विवाह के लिए यही अंतिम महीना है, जिसके बाद शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक के बुले कानाहाड़ गांव में लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ नेता इस गांव में वोट लेने तो पहुंचते हैं, लेकिन हर बार लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने का वादा तो करते हैं, लेकिन अभी तक गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन कार्यकर्ता रमेश सिंधी को गोली मार दी गई। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसी विवाद में गोली मारे जाने की आशंका है। शास्त्री नगर की घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम से बड़ी खबर, हिंदू संगठन कार्यकर्ता रमेश सिंधी को गोली मारी गई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।